अपन बात करने जा रहे हैं रेप्टो वायरसेस के बारे में। रेप्टो वायरसेस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है और ये ग्रुप जो है वो बिलोंग करता है रेप्टो विरिडे जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। और उनकी शेप जो होती है वो होती है बुलेट लाइक शेप। ये बुलेट लाइक शेप वायरसेस है, बुलेट लाइक दैट। इसका वन एंड पॉइंटेड होगा, दूसरा ब्लंट होगा, थोड़ा शार्प पॉइंट होता है एक, दूसरा ब्लंट होता है। ये जो है आरएनए वायरसेस होते हैं जो साइटोप्लाज्म जो होता है होस्ट सेल का उसके अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस की अगर अपन बात करें इस ग्रुप की तो वो है रेबीज़ वायरस। तो चलिए सबसे पहले अपन जो है यहाँ पे रेबीज़ वायरस की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है सबसे पहली चीज़ ये जो है बुलेट शेप ऑर्गेनिज्म है। इनकी शेप जो है वो बुलेट की तरह होगी, जिसका एक एंड जो है वो ब्लंट होगा और दूसरा एंड पॉइंटेड होगा, शार्प होगा। नेक्स्ट अपन इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे साइज की। साइज जो है इसकी वो होती है 120 से लेके 200 नैनोमीटर तक जो है इसकी लंबाई हो सकती है। और इसका जो है सिलेंड्रिकल जो है डायमीटर होता है, तो डायमीटर जो है वो होगा 60 to 80 नैनोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी कोर की, इसके सेंटर पार्ट की। तो जो सेंटर पार्ट है इसका कोर है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा आरएनए, बिकॉज इट इज़ ए आरएनए वायरस। सो इसका जेनेटिकल जो मटेरियल है वो है आरएनए। तो जो आरएनए है वो हेलिकल सिमेट्री में प्रेजेंट होगा, उसकी जो सिमेट्री है वो होगी हेलिकल, हेलिक्स के रूप में। इसके चारों तरफ जो है वो लिपोप्रोटीन एनवलप होती है, लिपिड और जो प्रोटीन है उसकी बनी हुई यहाँ पे एनवलप होती है, कवरिंग होती है। और साथ में जो है यहाँ पे हीमोग्लूटिनिन जो है स्पाइक्स रहते हैं यहाँ पे निकले हुए उस एनवलप के बाहर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी कल्चर की। तो कल्चर में जो है इट कैन ग्रो ऑलमोस्ट इन ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है जिनमें मैमल्स आते हैं और बर्ड्स आते हैं। ह्यूमन भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल से अपना मतलब है कि ऐसे जो है एनिमल जिनके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। चाहे वो कोल्ड एनवायरनमेंट हो चाहे वार्म हो, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि ह्यूमन का 37 कांस्टेंट रहता है, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वार्म एनवायरनमेंट हो। देन नेक्स्ट इट कैन ऑल्सो ग्रोन ऑन चिक एम्ब्रियो। जो चिक का एम्ब्रियो है वहाँ पे भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। डक एम्ब्रियो है वो भी अपन इसको ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसकी कल्चर अपन तैयार कर सकते हैं कहाँ, जो माउस है उससे जो टिश्यूज़ है वो लेके भी अपन इसको कल्चर कर सकते हैं। माउस में भी ये कल्चर कर लेंगे। माउस भी क्या है, एक वार्म ब्लडेड एनिमल है। साथ में ह्यूमन के जो भी डिप्लॉयड टिश्यूज़ है वहाँ पे भी ये ग्रोथ करता है। तो ये सभी चीज़ें अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसके कल्चर के लिए, वहाँ पे ये ग्रोथ कर सकता है। रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर एक आवर के लिए रखते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पे अगर 60 डिग्री पे रखते हैं तो जस्ट इन 5 मिनट में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ में इट इज़ आल्सो किल्ड बाई अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट भी इसको किल कर सकती है और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइज भी यूज़ करेंगे तो वो भी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस की बात करें तो मैन जो है वो इन्फेक्टेड होगा बाय बाइटिंग ऑफ रेबिड एनिमल। जो रेबिड एनिमल है उसके बाइटिंग की वजह से ये इन्फेक्टेड होगा, जैसे कि डॉग बाइटिंग। सलाइवा जो होती है इन इन्फेक्टेड एनिमल्स की, जैसे कि डॉग है तो सभी डॉग नहीं, जो इन्फेक्टेड है जिनमें रेबीज़ का वायरस प्रेजेंट है तो उनके सलाइवा के अंदर जो है रेबीज़ वायरस प्रेजेंट होता है, जो कि उस, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल के लिए लिया डॉग, तो डॉग के बाइटिंग की वजह से वो डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे जो वुंड बना है उसमें। उस वुंड के अंदर उस वायरस के जाने के बाद जो आसपास की नर्व एंडिंग्स है उनसे होता हुआ, नर्व फाइबर्स से होता हुआ वो पहुँच जाता है स्पाइनल कोड और ब्रेन में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे भी ये पहुँच जाता है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक बार स्प्रेड होने के बाद में ये पहुंचता है सलाइवरी ग्लैंड और जो आसपास के अदर टिश्यूज़ है, जैसे नेक है, थ्रोट है तो उसके आसपास के टिश्यूज़ है, आइज़ है तो वहाँ पे भी ये स्प्रेड हो जाएगा आफ्टर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। फिर अपन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड एक एवरेजली अपन कहते हैं कि ये 1 to 3 मंथ्स इसका यूजुअली जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बाकी ये जो है वो 5 डेज से लेके मोर देन 2 इयर्स तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो बाइटिंग हुई है, जो रेबिड एनिमल ने बाइट किया है वो कहाँ पे है। अगर बॉडी के किसी डिस्टल पार्ट में है जैसे कि लेग के अंदर तो उसमें टाइम लगेगा सीएनएस तक पहुंचने में। बाकी अगर नेक के आसपास या अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कहीं पे बाइट किया है तो उसमें ड्यूरेशन फिर कम हो जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी वहाँ पे कम होगा। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे उसने बाइट किया है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे बाइटिंग हुई है। अगर काफ़ी सारे मल्टीपल बाइट्स है तो इंक्यूबेशन पीरियड भी कम होगा, काफ़ी जल्दी पहुँचने के चांसेस होते हैं। वुंड की साइज़ क्या है, अगर वुंड की साइज़ ज़्यादा है तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं। कितनी अमाउंट में वायरस वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है उस वुंड के अंदर, कितनी अमाउंट में वायरस गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में गया है तो उसको ग्रोथ करने में कम टाइम लगेगा और इजीली वो काफ़ी जल्दी जो है पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे भी इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है कि कितना जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेरी कर रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की कुछ स्टेजेस हैं, कुछ फेजेस के अंदर अकर होता है, जहाँ पे अपन जो है 3 फेज की बात करते हैं, प्रोडर्मल फेज, सेंसरी फेज और तीसरी है एक्साइटरी फेज। प्रोडर्मल फेज की अगर अपन बात करें तो ये यूजुअली जो है आफ्टर जब सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होगा तो ये वहाँ पे 2 से 4 दिन के लिए रहेगी प्रोडर्मल फेज। सिम्टम्स स्टार्ट होने के 2 से 4 दिन तक रहती है प्रोडर्मल फेज। इस फेज के अंदर सिम्टम्स कौन से अराइज होंगे, जैसे कि मेलेज होगा, वो काफ़ी सिक फील करेगा पर्सन, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है और साथ में फीवर भी हो सकती है। और ये फेज है, इस फेज के बाद में आती है सेंसरी फेज। दिस फेज इज़ फॉलोड बाय सेंसरी फेज। सेंसरी फेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिम्टम्स होंगे जैसे कि कन्फ्यूज़न होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूरल सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है यहाँ पे। तो कन्फ्यूजन हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है उस पेशेंट में, पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है, कुछ हद तक यहाँ पे पैरालाइज्ड हो सकते हैं और इनवॉलेंट्री जो मसल ट्विस्टिंग है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, मसल्स की ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाती है इनवॉलेंट्री, जो कि अपन नहीं चाह रहे हैं कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो, फिर भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री मसल ट्विस्टिंग। साथ में जो है नेक मसल के अंदर ट्विस्टिंग होने की वजह से यहाँ पे रिजिड हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा नेक मसल रिजिड होगी। हाइपर वेंटिलेशन भी उस पर्सन में अपन देख सकते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी वो सांस लेने की कोशिश करता है, इसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगा। साथ में डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है क्योंकि अगर उसने इन्वॉल्व कर लिया है रेस्पिरेटरी मसल्स को तो वहाँ पे वो डिफ़िकल्टी करेगा ब्रीदिंग में, डिस्निया होगा उसको। हाइपर सलाइवेशन, सलाइवरी ग्लैंड्स इंक्लूड है तो सलाइवा का प्रोडक्शन भी वहाँ पे बढ़ जाता है। साथ में फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, उसको फियर ऑफ वाटर होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा नेक रिजिडिटी हो रही है, साथ में जो है थ्रोट है उसकी मसल्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्पाज्म होते हैं, तो उन स्पाज्म की वजह से सीवियर थ्रोट पेन होता है, तो पर्सन को पानी देख के पीने की इच्छा होती है लेकिन वो पी नहीं सकता क्योंकि उसको रिमाइंड होगा कि उसके बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रोट पेन होगा, इसकी वजह से पानी से उसको डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। साथ में उसमें हेल्यूसिनेशंस भी जो है अपीयर हो सकते हैं, उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती है जो एक्चुअल में है ही नहीं। साथ में इंसोम्निया हो सकता है, स्लीपिंग में भी डिस्टरबेंस हो सकता है, फोटोफोबिया और फियर ऑफ लाइट, लाइट के अंदर जाने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये आइज़ को भी इन्वॉल्व कर लेता है सीएनएस में एक बार वायरस आने के बाद में। तो काफ़ी वेराइटी ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है सेंसरी फेज में। एक्साइटरी फेज की बात करें तो एक्साइटरी फेज के अंदर जो है
पेशेंट इस फेज में यहाँ पे जनरलाइज कन्वल्जन्स, उसके अंदर दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं और साथ में वो सीवियर कंडीशन में कोमा में भी जा सकता है। इस फेज में डेथ भी अकर हो सकती है और डेथ का रीजन होगा वो होगा पैरालिसिस। जैसे कि अगर उसने कोज किया रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस तो उसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें तो डायग्नोसिस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर अपन जो पेशेंट है उसके अंदर रेबीज़ का जो है फाइंड आउट करना, डायग्नोस करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उस रेबिड एनिमल उसके अंदर अपन इसको डेमोन्स्ट्रेट करें, वायरस को डिटेक्ट करें। क्योंकि अपने को अगर कंफर्म होता है कि उस एनिमल के अंदर, जो रेबिड एनिमल अपन मान रहे थे उसके अंदर एक्चुअल में रेबीज़ का वायरस प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे अपने जो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा केयरफुली अपन प्रोफाइलेक्सिस जो मेजर्स है वो वन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है डायग्नोसिस जो होगा वो, अगर यहाँ पे जो एनिमल है जिसने काटा है तो वो सस्पेक्टेड एनिमल अगर मर चुका है, डाई हो चुका है, तो वहाँ पे अपन उसका जो हेड है वो अपन लैब में भेजेंगे। वहाँ पे हेड शुड बी प्रेफरली सर्व्ड बिकॉज ये सीएनएस के अंदर यहाँ पे नेग्री बॉडीज़ डिटेक्ट होती है। रेबिड जो एनिमल है या जो भी इन्फेक्टेड है रेबीज से, तो इसके लिए अपन जो है हेड को प्रेफर ज़्यादा करते हैं क्योंकि इजीली जो है वहाँ पे अपन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसका कर सकते हैं, वायरस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी की अगर अपन बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो टिश्यूज़ अपन ने लिए हैं तो वहाँ पे अपने को मिलेंगे नेग्री बॉडीज़। नेग्री बॉडीज़ कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ है जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी, उसके नाम पे इनको अपन नेग्री बॉडीज़ बोलते हैं। ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ है जो वायरस पार्टिकल्स को इंक्लूड करती है। नेग्री बॉडीज़ है क्या, जो नर्व सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वायरस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसका इस तरह का अपीयरेंस जो है पिंकिश अपीयरेंस इस तरह से दिखाई देगा, तो अपन उनको बोलते हैं नेग्री बॉडीज़। वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो अपन कह सकते हैं कि ये रेबीज से इन्फेक्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नेग्री बॉडीज़ है वो केवल 70% केसेस के अंदर ही दिखाई देती है, बाकी 30% केसेस में डिटेक्ट नहीं होती है। तो इसका और ज़्यादा स्ट्रोंग एविडेंट जो डायग्नोसिस है वो अपन करते हैं वायरस कल्टीवेशन। वायरस कल्टीवेशन में क्या करते हैं, जो मोस्ट डेफिनेटिव मीन है यहाँ पे डायग्नोसिस का वो वायरस कल्टीवेशन ही है। इस वायरस कल्टीवेशन में अपन जो इन्फेक्टेड जो भी यहाँ पे एनिमल है, मैन है, तो वहाँ से टिश्यूज़ अपन लेते हैं और यहाँ पे जो है अपन वायरस को आइसोलेट करते हैं। साथ में जो है आइसोलेट करने के लिए जो है वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं इनोकुलेशन ऑफ सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड, और साथ में ब्रेन टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं इसकी कल्चर तैयार करने के लिए। और कल्चर तैयार करके अपन इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो है सर्कुलेटिंग जो एंटीबॉडीज़ है वो भी स्लोली अपीयर होती है। इन्फेक्टेड जो भी इन्फेक्शन का ड्यूरेशन है जब सिम्टम्स अपीयर हो रहे हो, तो ये भी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन भी डायग्नोसिस के लिए। तो इस तरह से अपन करते हैं रेबीज़ का डायग्नोसिस। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोई एक्चुअल डेफिनेटिव जो है क्योर अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं है रेबीज़ के लिए। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं प्रोफाइलेटिक मीजर्स। बाकी अगर बाद में जो है अपन यूज़ करेंगे केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तो इससे पहले जो है अपन यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा लंबा है, सिम्टम्स प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है। तो अपने को जो है एक्सपोज हुए हैं किसी रेबिड एनिमल या सस्पेक्टेड किसी एनिमल से अपन एक्सपोज हुए हैं, बाइट हुआ है, तो अपन इजीली यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइलेटिक मीजर्स, जिनके अंदर सबसे पहले अपने को जो है यूज़ करना है वॉशिंग ऑफ वुंड। जो वुंड है उसको वॉश करेंगे ताकि यहाँ पे जो उसमें डिपॉजिट हुए हैं वायरसेस तो उनको अपन कर सके, वॉश आउट कर सकें और चांसेस इसके अपन कम कर सकें। तो सोप और वाटर यूज़ करेंगे उसको अपन वॉश करने के लिए। साथ में अपन जो है
यहाँ पे कार्बोलिक एसिड भी वहाँ पे वुंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इससे कि वायरस के जो है चांसेस आगे जाने के और उनकी जो नंबर है वो रिड्यूस होगी और रेबीज़ का जो है चांस कम होगा, इसके इन्फेक्शन का चांस अपन रिड्यूस कर रहे हैं। साथ में अपन यहाँ पे प्रोफाइलेक्टिक जो मेजर्स है उनके अंदर दोनों तरह के इम्यूनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पैसिव इम्यूनाइजेशन हो चाहे वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर जो है अपन ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो उस वुंड के अराउंड जो है वो अपन इंजेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं थ्रू द IM डोज। IM डोज जो है वहाँ पे अपन दे सकते हैं एक शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो है वो एक्सपोज हुए हैं और वहाँ पे अगर जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो अगर कम होगा तो यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे उस सस्पेक्टेड पर्सन को, पेशेंट को। साथ में जो है यहाँ पे अपन कंबाइन ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसके साथ में अपन यूज़ करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए एक एक्यूट कंडीशन के अंदर इफ़ेक्टिव रहेगी, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाएगी रेबीज़ के अगेंस्ट में। यहाँ पे अपन जो है एक्विन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है लगभग सभी कंट्रीज़ में, जो अपन इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन में यूज़ करते हैं। अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अपन जो है ह्यूमन जो डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है वो वहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट प्रिपरेशन जो है अवेलेबल है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसमें जो है रिसेंटली जो है इस टाइम पे अपन जो यूज़ करते हैं वो है यहाँ पे 5 डोजेज जो है IM जो है अपन जनरली डेल्टोइड रीजन के अंदर जो है एडमिनिस्टर करते हैं इससे प्रोटेक्शन के लिए। तो ये है इसका एक प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट अपन बोल सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस अपन बोल सकते हैं, प्रिवेंशन बोल सकते हैं कि डिजीज़ के सिम्टम्स अराइज हो उससे पहले अपन ये मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं।